हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है। विद्या ने काव्या को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये उधार दिए। मतलब 6,000 रुपीज लेंड किए गए थे 3 साल के लिए 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। हमें बताना है कैलकुलेट द अमाउंट विद्या विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद विद्या को मतलब अमाउंट क्या होता है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो देखिए 4% को अगर आप देखो तो ये कितना होता है 25, ये होता है 1/25। तो आपने 25 दिए, नेक्स्ट ईयर बन गए 26, 25 से 26 एंड देन 25 से 26। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे 6,000। ये जो पूरा इसको आप कैलकुलेट करके लिख लो या नहीं लिखो, तो ये जो इसका वैल्यू था ये हमें दे रखा है 6,000। तो 25 इंटू में 25 इंटू में 25 और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बन जाना था। तो 26 इंटू में 26 इंटू में 26 कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 6,749.18 रुपीज़ उसको एंड में मिलेंगे इंक्लूडेड इंटरेस्ट। अब देखो कैलकुलेशन में चाहती हूँ आप लोग अपने आप से करो, घर में तो कर ही लेंगे, मैं भी कैलकुलेटर से कर दूंगी, लेकिन एग्जामिनेशन रूम में थोड़ा फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप जितना हो सके कैलकुलेशन खुद करो। अब देखिए वो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। अब देखो होल नंबर हम सबको पता है, होल मतलब कंप्लीट होता है। होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो इनके अंदर फ्रैक्शन नहीं होते। पी बाय की क्यू की जो फॉर्म के नंबर्स होते हैं, फॉर्म में जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। नेगेटिव नंबर्स नहीं होते होल नंबर में। हाँ, इसके अंदर 0 होते हैं और जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सब होल नंबर में होते हैं। और दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नो दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है। धीरज गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और जो वापस आता है कितनी स्पीड से आता है 2.6 किलोमीटर पर आवर। और वो कह रहा है इफ ही टेक्स 5 आवर्स, मतलब कंबाइन आने जाने के अंदर उसको कितना टाइम लगता है 5 घंटे लगता है। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द स्कूल। अब देखो जो डिस्टेंस उसने जाने में कवर करा वही डिस्टेंस आपका उसने आने में करा। तो देखो ये 3.8 था, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूंगी ये तो 10 हो जाएगा, ये 19/5 की स्पीड हो जाएगी। और 5 देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, 19/5 प्लस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना, मैंने डेसिमल हटा दिया। ये सब करके उसको टोटल टाइम लगा था 5 घंटे। मैंने ये 5 पूरा कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 247 और ये ऊपर हो जाएगा 32D इज इक्वल्स टू में 1, देन 32D इज इक्वल्स टू में 247 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 7.72 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है। एक स्फेरिकल शेल है, मतलब स्फेयर समझ में आता है ना, गोला, ठीक है, जिसका आउटर डायामीटर, अगर आउटर डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। और जो उसकी थिकनेस है, मतलब आप समझ रहे हो ना ये कैसा है। अगर थिकनेस है बीच में तो ये जो है यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा 10 और यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द शेल। शेल के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है हमें उसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो देखिए जब भी ये हॉलो वाला केस हो जाता है उसके अंदर देखिए 4/3 पाई इन्होंने बताया है यूज करना है, ये पाई आर का क्यूब, तो 10 का क्यूब माइनस में 9 का क्यूब, मतलब आर हमेशा ऐसे ही यूज करते हैं जब भी केस किसका होता है हॉलो का, ठीक है। तो 4/3 पाई, ठीक है, और आर का क्यूब ये मतलब 1000 माइनस में 729, तो ये रह जाएगा 271, ठीक है। ये भी कैलकुलेटिव है, इसके अंदर कुछ काटा पीटी कुछ शॉर्टकट नहीं यूज होगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1134.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वो क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर एक्वेरियम है। देखो एक्वेरियम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड होता है। इसका लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है, ठीक है। वो कह रहा है वो
पानी से भरा हुआ है, लेकिन जो उसका इनिशियल लेवल है पानी का, जो उसकी हाइट है, देखिए ये तो एक्वेरियम का हाइट है, ठीक है, ये एक्वेरियम का हाइट है, और ये जो हाइट है यहाँ तक वो क्या कहता है, पानी भरा हुआ है। अगर आपको उसके अंदर कितना पानी है, ठीक है ना, एक तो एक्वेरियम की कैपेसिटी आएगी, अगर आपको एक्वेरियम का आयतन बताना था तो आप डायरेक्ट ये सब पुट कर सकते थे वैल्यूज, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर जो हाइट है, पानी की जो हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपको बताना होता कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, कितना वॉल्यूम है वाटर का, तो आप ये वाला हाइट पुट कर देते, लेकिन अभी वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है उस एक्वेरियम के अंदर 10 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर डाले हैं, जिसका एक का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है, वो सब उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर डूब गए, ठीक है। तो जब वो डूबे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या हुई, इंक्रीज हुई होगी, ठीक है ना। जब हम पानी में कुछ डुबाते हैं तो वी ऑल नो कि पानी क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर। बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है जो वो एक्वेरियम है उसकी जो हाइट थी पानी की, इनिशियल थी 20, अब बढ़ के कितनी हो गई है। तो देखिए लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, ठीक है ना। हम हाइट की जगह नहीं लिखेंगे, हम हाइट की जगह वही फिल करेंगे जो जितना क्या कहते हैं उसकी हाइट बड़ी है। पहले 20 थी, हम वो हाइट यूज ही नहीं करेंगे, तो हाइट जो कैलकुलेट करके आएगी वही हाइट होगी जो राइज की हाइट है। तो 10 आइडेंटिकल स्फीयर थे, 10 4/3 पाई के अंदर है तो पाई ऐसे ही रहने देंगे, पाई आर का क्यूब, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 25 4 जा, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल, तो हाइट कितनी उसकी राइज हुई, π/3, ठीक है, π/3 सेंटीमीटर उसका हाइट का राइज हुआ। जब भी राइज वाला सिचुएशन होता है उसके अंदर हाइट फिल नहीं करी जाती, हाइट जो कैलकुलेट करके आती है वही हाइट, मतलब राइज वाला जो सिचुएशन होता है जो अभी इसके अंदर पूछा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एबीसी ने क्या करा है, एबीसी ने एक कंसल्टेंसी फर्म्स को स्टार्ट करा है, एबीसी ने। अब जो इनकी इनिशियल कैपिटल थी ये थी 6 लाख, इसकी थी 4 लाख, और ये थी 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने तक तो ऐसे ही चला, उसने क्या करी, 1 लाख विड्रॉ कर ली, तो ये रह गई 5 लाख, ठीक है। और बी ने ऐड कर दी 1 लाख, तो ये भी हो गई कितनी, 5 लाख, ठीक है। ये भी 3 महीने तक की बात थी। और वो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप कितने महीने तक चली है, 9 मंथ तक, तो ये तो पूरा 9 मंथ, ये 6 मंथ, ठीक है, और ये भी 6 मंथ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव मतलब इसका बेसिकली रेशियो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो सारे जीरो हटा देते, सारे जीरो हटा देते, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये 5 3 जा 15, इस 2 में 5 2 जा 10 प्लस 14, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 16, तो उनका कितना रह जाएगा, 16:2 में 14:2 में 15। अब देखिए वो क्या कह रहा है, देखो अभी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है x² अपॉन में 100। अब ये x क्या होता है, जब भी आप एक प्राइस को, मतलब एक बारी आपने प्राइस को x% से उठाया, फिर उसी को x% से प्राइस को गिरा दिया, तो इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू में x²। x की जगह वो वैल्यू होती है जिससे आपने उस प्राइस को इंक्रीज करा, सपोज आपने 10% प्राइस को इंक्रीज करा, फिर 10% ही प्राइस को डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो अब वो यही कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय x% एंड देन इंक्रीज बाय x%, द फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस, तो लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज की जगह 10 इज इक्वल्स टू में x² अपॉन में 100, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो देखो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। अब देखो 1000 तो एक्चुअल में अगर आप इसे अंडर रूट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी। अब अगर आपको यहाँ पे वो याद है, क्या कहते हैं, थोड़े से स्क्वायर, तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए 31 का क्या होता है, 961, 31 को अगर आप स्क्वायर करोगे 31 इंटू में 31, तो ये होगा 961, तो ऑब्वियसली ये 961 से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा ही ज़्यादा है। देन उसके बाद 33 है, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो 33 क्या होता है, 1089, ठीक है। अगर आपको ये पता होता तो वैसे आप 31 के ऊपर ही डायरेक्ट टिक कर देते और आगे निकल जाते। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक फ्लोर है 12 मीटर बाय 9 मीटर, मतलब स्क्वायर फ्लोर है, ये लेंथ है
सॉरी रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है ना, लेंथ है और एक विड्थ है, इसकी लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है, तो एरिया क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके ऊपर वो क्या कह रहा है, इफ टाइल्स, और जो ये एक टाइल है, सपोज ये इतना बड़ा लेंथ था, तो एक टाइल की जो लेंथ वो एरिया है वो ये है, ठीक है। तो उसने पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइल, तो इज इक्वल्स टू में एन, कितने हाउ मेनी टाइल्स चाहिए, तो 1.5 इंटू में 1.5 ऐसे ही रहेगा। तो एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कर देते हैं। 12 इंटू में 9 अपॉन में 15 इंटू में 15 इंटू में 10 इंटू में 10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 और 12 4 ज़ा 48, तो 48 टाइल्स उनको क्या होगा, नीड होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टोर का साइन है रेक्टेंगल शेप में, मतलब जो साइन बोर्ड है, ऐसा साइन बोर्ड है, इसका लेंथ और विड्थ दे रखा है, तो इसका एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है, और ये वाला एरिया जो है वो कट आउट हुआ है, मतलब अब इसका एरिया निकालोगे तो माइनस का 2 मीटर का स्क्वायर, तो एरिया कितना है 18 मीटर स्क्वायर। उसको पेंट करने के लिए, मतलब 1 मीटर को पेंट करने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 180 रुपये लगते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 180, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 18 324, तो 3240 उसका टोटल कॉस्ट आएगा उसे पेंट करने के लिए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हेक्सागन है, अब आपको हेक्सागन पता होगा, षटभुज, ठीक है, जिसके अंदर जो उसकी आउटर साइड है ये है 6, ठीक है 6, और जो इनर हॉलो है ये जो है, ठीक है, इसकी जो साइड है वो कितनी है 3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका मटेरियल बताना है अप्रॉक्स एरिया, मतलब ये उसी तरीके से हॉलो वाला केस है। तो जब भी उसके अंदर रेडियस होता है, अगर आर स्क्वायर होता था तो हम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते थे, अगर आर का क्यूब लगता है हॉलो वाले सीन में तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब करते हैं, रेडियस जहां भी यूज होना होता है। अब देखिए इसका हेक्सागन का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 3√3/2 ए का स्क्वायर। अब हमको ये पता करना है यहाँ पे ए कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे भी ए वही यूज होगा, 3√3/2 ए स्क्वायर के लिए 6 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ऐसे यूज होगा जैसे रेडियस यूज होता है। तो 3√3/2 इंटू में 27। अब इसके अंदर √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, 3 इंटू में 1.732 अपॉन में 2 इंटू में 27, और ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है अ मैन गॉट 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज अ प्रॉफिट। एक आदमी जो भी वो उसने इन्वेस्ट करा होता है उसमें से जो 10% होता है वो उसको अपना क्या मान लेता है, प्रॉफिट मान लेता है। अब उसने कितना इन्वेस्ट करा है, 5000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट करे, तो हमसे कह रहा है एंड प्रॉफिट वॉज री इन्वेस्टेड। जो उसने प्रॉफिट निकाला था, जैसे 5000 पे से अगर आप एक साल में कैलकुलेट करोगे तो 500 का प्रॉफिट निकलेगा 10%, फिर वो उसको री इन्वेस्ट कर देता है। तो वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू आफ्टर द सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद, मतलब पहले साल के बाद और दूसरे साल के बाद, 2 साल के बाद जो उसने इन्वेस्टमेंट है उसका क्या वैल्यू हो जाएगा। तो अगर वो इन्वेस्ट कर देता है तो 5000 का 110% का 110%, टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11 11 ज़ा 121 इंटू में 5 6050। तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट वो निकालेगा उसको री इन्वेस्ट करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 6050। अब वो क्या कह रहा है, एक डीलर है जो सेल करता है एक पैकेट ऑफ कुकी कितने की, 120 रुपए की, आफ्टर अ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब मार्क प्राइस के ऊपर 25% का डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस है उसका, कितने की बेच देता है, 120 रुपए की, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट होता है वो कितना है, 20% का है। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। वैसे इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये डिस्काउंट वाला पार्ट तो उन्होंने कंफ्यूजन कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 120% की वैल्यू पे बेचने पे कितना वैल्यू बन रहा है, 120। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ 5 इंजीनियर, जो 5 इंजीनियर थे उनकी एवरेज सैलरी थी कितनी, 60,000। अब एक इंजीनियर ने छोड़ दिया तो एवरेज सैलरी बिकम 58,000। तो देखो एवरेज में कितने का फर्क आया, 2000 का, और कितने लोगों की सैलरी के ऊपर वो, मतलब कितने लोगों के एवरेज पे फर्क आया, मतलब एक ने छोड़ दिया, 5 थे तो 4, तो टोटल आप देखो तो कितने का फर्क आया, 8000 का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ द इंजीनियर हु लेफ्ट। तो जिसने छोड़ा है ऑब्वियसली उसकी जो सैलरी थी इससे तो ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा थी, 8000। तो
उस बंदे की सैलरी कितनी थी 68,000, मतलब जो बंदा छोड़ के गया है उसकी सैलरी की वजह से जो डिफरेंस आया, ठीक है ना, वो लेके मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ पीपल बचे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है जिसका शेप कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल का है, और जिसका पैरामीटर परिमाप हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर बेस का परिमाप, और हाइट दे रखी है प्रिज्म की कितनी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब देखो इस वैल्यू की भी कोई जरूरत नहीं, ये कंफ्यूजन के लिए है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो पैरामीटर ऑफ बेस कितना है 60 इंटू में 8, 6 8 जा 48, तो कितनी हो गई 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एवरेज का सेम क्वेश्चन। देखो 9 नंबर का एवरेज कितना था 63, एक नंबर को रिमूव करा गया तो एवरेज कितना रह गया 60, कितने का डिफरेंस आया 3 का, और कितने पे आया 8 पे, तो 3 8 जा 24, ठीक है 3 8 जा 24, तो 24 का डिफरेंस आया। जो कम हुआ तो जाने वाला नंबर कितना था 24 ज्यादा था, तो 63 प्लस कर देंगे, जो ये एवरेज था एक्चुअल, तो जो नंबर निकाला उसका वैल्यू कितना था 87। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं एक होलसेलर है, एक थोक विक्रेता है जो एक बैच मतलब 100 आइडेंटिकल क्लॉक्स है, मतलब नंबर ऑफ क्लॉक्स कितनी है 100 है, उसके पास 100 आइडेंटिकल क्लॉक्स हैं, जिसको वो क्या करता है, जो उनका प्राइस है वो क्या करता है 80% ऊपर कर देता है, मतलब जो उसका मार्क प्राइस वो सेट करता है वो 80% ऊपर करता है। अब देखिए सपोज एक क्लॉक का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं वो x है, तो 100 क्लॉक्स का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100x, ठीक है। तो देखिए 100x को वो 180% पे सेट करता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रेड डिस्काउंट देता है 25% का, मतलब उसे 75% की वैल्यू पे बेचता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, एक रिटेलर परचेज करता है ऑल द क्लॉक्स कितने की परचेज कर ली 48,000 की, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर क्लॉक। अब देखो यहाँ से बस बेसिकली आपको एक्स का वैल्यू बताना है, एक कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। अब इसके अंदर मैं फिर वही कि कुछ इतना ज़्यादा है ना, 25 3 सा 25 4 सा, यहाँ से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 355.56, मतलब इतना कुछ था नहीं, बस इतना सा ये मेथड पता होता तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आप देखिए 10 का वैल्यू दे रखा है, बहुत इजी है 3 4, तो ये हो जाएगा 5, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए एक आइडेंटिटी है, ये तो यूनिवर्सल एक की आइडेंटिटी है, सभी को पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में cos x स्क्वायर थीटा। अब वही है, अब थीटा की जगह उन्होंने 60 कर दिया, तो अब आप इसको मैनुपुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप cot स्क्वायर उधर ले जाओगे या cos x स्क्वायर इधर ले आओगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक सेक्टर है जिसके अंदर रेडियस, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या खंड, और उसका सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है 3, पाई की जगह 180/4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रल एंगल कितना है 135 डिग्री का। तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है, एरिया क्या होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई, ऐसे ही है तो हम ऐसे ही मतलब पाई जो ऑप्शंस के अंदर है वो ऐसे ही है, पाई r का स्क्वायर 10 इंटू में 10, ठीक है। तो ये 2 5 ज़ा और ये 2 8 ज़ा, देन ठीक है ना, हाँ 3 4 ज़ा नहीं 5 6 7 नहीं ऐसे नहीं जाएगा, 135 इंटू में 5, ठीक है 135 इंटू में 5 2 सही तो करा है, अच्छा ठीक है, ये सॉरी आई एम सॉरी, ये 9 से चला जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और ये 9 1 ज़ा 9 5 15 5 ज़ा 75/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 37.5 पाई, ठीक है 37.5 पाई। अब देखिए, अब ये तो आपको पता होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर cos में से आप 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा के अंदर, साइन थीटा के अंदर। और जो इन्होंने साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है x। अब देखो ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। तो आप यहाँ पे साइन, सिर्फ साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है साइन थीटा आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब कुछ उसने x के टर्म में लिख रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
बट सॉरी, ये साइन थीटा हम लिख सकते हैं। और अगर आप इसी आइडेंटिटी से जाओ, आप कॉस थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक है, तो वही हमसे पूछा जा रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल R1 और R2, दो त्रिज्याएं हमें दे रखी हैं जो, और डिस्टेंस हमें दे रखा है उन दोनों सर्कल्स के बीच का, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछी जा रही है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स का स्क्वायर 100 माइनस कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो ये कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू 6, ये हो जाएगा 36, देन टी का वैल्यू आ जाएगा 6। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है, जो एक एंगल बनाती है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे एक कॉर्ड अगर यहाँ पे 50 डिग्री का एक एंगल बना रही है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल इट सबटेंड और पॉइंट एस ऑन अ सर्कमफ्रेंस। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर एक कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे अगर यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना रही है, आप उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे कितने भी एंगल बना दो वो सब इक्वल होंगे, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का। अब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ है 32, तो अब इसको आधा आधा करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। तो हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसके अंदर कॉर्ड है ए बी, जो एक एंगल बनाती है 60 डिग्री। अब देखो, अगर कॉर्ड से एक सेंटर पे एंगल बनेगा 60 डिग्री का, तो सरकमफ्रेंस पे वो एंगल कितना होता है, उसका आधा होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना होगा, 30 डिग्री का। मतलब सेम एंगल से जितने का एंगल सेंटर पे है उसका आधा बनता है किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस पे, परिधि के ऊपर। अब वो क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसको ड्रॉ करा गया है फ्रॉम पॉइंट लोकेटेड, ये एक पॉइंट है पी जो 13 सेंटीमीटर दूर है किससे, सर्कल के सेंटर से, और इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये पूछी जा रही है। तो ये ट्रिपलेट है 5 12 13। ठीक है, अब देखो ये विजुअली दिखने में ये हाइपोटेनियस दिखती है, बट हाइपोटेनियस होती ये वाली है, क्योंकि देखो जब भी रेडियस टेंजेंट से टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो सबसे बड़े एंगल की साइड भी कौन सी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो ये वाली 13 है, ये 12 है, क्योंकि दिखने में विजुअली आपको ये हाइपोटेनियस दिखती है, बट होती ये वाली है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही सबसे, मतलब जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी उसकी सामने वाली लाइन। सो आज के वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।